नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव यात्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पॉलिटी का रिवीजन सीरीज़ चल रहा है और इसके तहत हमने अपने पिछले वीडियो में ब्रिटिश कालीन अधिनियम है जो 1773 से 1853 तक के अधिनियम हैं, उनके कॉन्सेप्ट को देखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन सारे अधिनियम से रिलेटेड जो है एमसीक्यू वो करने वाले हैं और ये यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये सारे प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वो किसके द्वारा पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, भारतीय परिषद के द्वारा या ब्रिटिश सम्राट के द्वारा? तो दोस्तों, इसका उत्तर जो है वो होगा ब्रिटिश संसद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय व्यापार को बढ़ावा देना, कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना, भारतीयों को अधिकार देना या सेना का विस्तार करना? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग। इसका उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की सहायता हेतु कितने सदस्यीय परिषद बनाई गई थी? तो दोस्तों, इसमें कुल 4 सदस्य थे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में किस न्यायालय की स्थापना हुई? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय या प्रिवी काउंसिल? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। कुल 1 जो थे वो चीफ जस्टिस थे और 3 जो थे वो अन्य जजों की नियुक्ति हुई थी इसके अंतर्गत। अगले प्रश्न को देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को किसके अधीन किया गया? ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल और उनकी परिषद, सुप्रीम कोर्ट या कंपनी निदेशक मंडल? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भारतीय संविधान के इतिहास में किस रूप में देखा जाता है? प्रथम संवैधानिक कदम, स्वतंत्रता अधिनियम, न्यायिक सुधार या प्रशासनिक विभाजन? तो दोस्तों, इसे प्रथम संवैधानिक कदम के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कंपनी के अधिकारियों को क्या करने से रोका गया? कर संग्रह, निजी व्यापार और उपहार स्वीकार करना, सेना रखना, न्याय देना? तो दोस्तों, इसके लिए जो है वो कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार और उपहार स्वीकार करने से रोका गया, क्योंकि कंपनी के व्यापार में प्रॉफिट कम हो रहा था और निजी व्यापार करके लोग अपने प्रॉफिट को ज़्यादा बना रहे थे। इसके अलावा ये उपहार भी स्वीकार कर रहे थे और इसकी वजह से जो है वो कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया था। तो इसलिए 1773 के अधिनियम के तहत इस पर रोक लगाया गया। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख कमी क्या थी? शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं था, संसद की शक्तियां कम थी, न्यायालय नहीं बनाया गया, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया? तो इसमें क्या कमी थी? इसमें कमी ये थी कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं था, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बंगाल अधिनियम 1781, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था? तो 1781 जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां रह गई थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आया गया था 1781 में।
अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र कहाँ तक सीमित कर दिया गया था। तो दोस्तों इस एक्ट को लाया ही गया था कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय है वो उसका अधिकार क्षेत्र अब केवल और केवल कलकत्ता के निवासियों तक ही सीमित रह गया था, और कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी जो भी कार्य करते थे वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से उसे बाहर कर दिया गया था। अगले प्रश्न को देख रहे हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अनुसार गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद किससे मुक्त थे। तो गवर्नर जनरल और उनके परिषद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से ये मुक्त थे, यानी कि ये जो भी काम करेंगे उसको लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत राजस्व मामलों में किसे हस्तक्षेप से रोका गया। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप से रोका गया, क्योंकि इसी जो कंपनी के कर्मचारी हैं और सर्वोच्च न्यायालय के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, इसी को कम करने के लिए जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को लाया गया था, और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित किया गया तथा कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको इससे बाहर रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अनुसार भारतीयों के निजी मामलों में कौन सा कानून लागू किया जाना था। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा गया था, वो था कि धर्म, यानी कि हिंदू और जो मुस्लिम हैं उनके धर्म के अनुसार ही कानून होगा, इस बात का ध्यान रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत हिंदुओं के मामलों में कौन सा कानून लागू किया गया था। तो हिंदुओं के मामले में कौन सा कानून लागू किया जाएगा, हिंदू कानून लागू किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमने पहले ही इसका जिक्र किया है, इसका उद्देश्य था न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो संघर्ष है उसे समाप्त करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत किस न्यायालय की शक्तियों को संशोधित किया गया। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता की शक्तियों को जो है वो संशोधित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 संवैधानिक इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका की शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए, संसद की समाप्ति के कारण, संघीय शासन की शुरुआत के कारण, या स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत के कारण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है न्यायपालिका की शक्तियों को स्पष्ट करने के कारण। अगले प्रश्न को देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम पर जाना जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम पिट के नाम से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारतीयों को अधिकार देना, कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना, करों में वृद्धि करना, या न्यायालय समाप्त करना। तो दोस्तों जो ब्रिटिश संसद थी वो कंपनी पर अपने नियंत्रण को बढ़ाना चाहती थी, अपने कंट्रोल को बढ़ाना चाहती थी, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किस निकाय की स्थापना की गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, संघीय परिषद, प्रिवी काउंसिल, या विधान परिषद। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है होगा, इसका उत्तर होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले ही थे जो कि व्यावसायिक मामलों की देखरेख करते थे, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो एक तरह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके प्रति उत्तरदायी थी। इसके अलावा इसको जितने भी सिविल और मिलिट्री मामले थे भारत में उसको ये सुपरवाइज कर सकता था तथा उसके लिए ये नीतियाँ भी तय कर सकती थी। तो इसका उत्तर होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल कितने सदस्य होते थे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में।
क्वेश्चन नंबर 25, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा भारत में कंपनी के क्षेत्रों को क्या कहा गया? तो दोस्तों इसमें कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया, यानी कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के ने किस प्रणाली की शुरुआत की? तो इसके तहत जो है वो द्वैध प्रणाली की शुरुआत की गई थी, क्योंकि इस समय क्या हो गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले थे, तो एक तरह से ये द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी में राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण किसका था? तो राजनीतिक मामले थे, हमने पहले क्वेश्चंस में देखा कि जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके अधीन ही जो है वो राजनीतिक मामले थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार व्यापारिक मामलों का नियंत्रण किसके पास रहा? तो व्यापारिक मामले किसके पास थे? ये पहले से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थे, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने भारत में किस पद की शक्ति को बढ़ाया? तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे गवर्नर जनरल हैं उनके जो है वो पद की शक्ति को बढ़ाया गया, गवर्नर जनरल को, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को किस अधिनियम की कमियों को दूर करने हेतु पारित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बी नंबर इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो इसके द्वारा जो है वो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, किंतु एक्सेप्शन के तौर पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, तथा भारत में जो चाय का व्यापार था इसके ऊपर अभी भी कंपनी का एकाधिकार था। तो इसका उत्तर सी होगा, व्यापारिक एकाधिकार। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किन दो क्षेत्रों में बना रहा? तो इनका जो एकाधिकार है वो चीन के साथ बना रहा, तथा भारत में जो है वो चाय के साथ। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि दी गई थी? तो दोस्तों इसके जो प्रोविजंस थे उसमें यह कहा गया था साफ तौर पर कि 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, और यही वो समय था जब भारत में जो है वो मॉडर्न एजुकेशन की नींव पड़ी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारत में किसे प्रवेश की अनुमति दी गई थी? तो दोस्तों ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई थी और वो ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते थे। अगला प्रश्न है। चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत कंपनी का शासन कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो दोस्तों कंपनी का शासन जो है वो पूरे 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 ने किस सिद्धांत को पहली बार मान्यता दी? तो इसमें होगा आपका शिक्षा का दायित्व है। 1813 में पहली बार जो है वो शिक्षा के दायित्व के सिद्धांत को पहली बार मान्यता दी गई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। चार्टर एक्ट 1813 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड जो हेस्टिंग हैं वो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है हमारा। चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु धन किसके द्वारा खर्च किया जाता था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा, भारतीय राजा के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु कौन धन खर्च करेगा? तो दोस्तों ये धन खर्च करती थी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 किस अधिनियम के बाद पारित किया गया था? तो दोस्तों 13 कब पारित किया गया था? जो है वो 1793 का चार्टर एक्ट था, इसके बाद पारित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए है कि इसमें शिक्षा नीति की शुरुआत हो गई थी।
यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को किस पद में परिवर्तित किया गया? तो दोस्तों इस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 के समय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका उत्तर होगा जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है वो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे भारत के 1833 के एक्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो कंपनी के जो है वो व्यापारिक कार्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब क्या कर रही थी? अब जो है वो कंपनी का काम रह गया था वो प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण को देखना, जबकि व्यापारिक कार्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार भारत के कानून का निर्माण करने का अधिकार किसे दिया गया? तो अब जो है वो भारत में कानून के निर्माण का जो अधिकार है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद को दे दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 के तहत पहली विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड मैकाले हैं जो वो उनके लॉर्ड मैकाले इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 को भारतीय संविधान के इतिहास में किस रूप में देखा जाता है? तो दोस्तों एक तरह से इस एक्ट की वजह से जो है वो जो केंद्रीयकरण की दिशा में कदम बढ़ाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार भारतीयों को किस आधार पर सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी? तो इसमें बात कही गई थी कि योग्यता के आधार पर भारतीयों को भी नौकरी दी जाएगी और जनजाति भाषा इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियों का क्या हुआ था? तो दोस्तों ये समाप्त हो गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के समय ब्रिटेन में कौन सी विचारधारा प्रभावी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उपयोगितावादी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो होगा लॉर्ड मैकाले, क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के किस कार्य को अलग कर दिया गया था? तो दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ था जो वो ये था कि प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसमें जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा की प्रणाली शुरू की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के तहत विधायी परिषद में कितने अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया गया था? 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो अगर हम 53 की बात करें तो ये निश्चित अवधि नहीं थी, क्योंकि जब तक ब्रिटिश संसद चाहे तब तक ही ये उतनी ही अवधि तक ये मान्य था, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी निश्चित अवधि का निर्धारण नहीं किया गया था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं।
चार्टर एक्ट 1853 भारतीय संविधान के विकास के किस कारण महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसमें जो है ये हमारा क्या हुआ था कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी, जिससे कि भारतीयों को भी बिना भेदभाव के अवसर था कि वो सिविल सर्वेंट्स बन सके। तो इसलिए इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रावधान यह है कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत विधायी परिषद में किसे प्रतिनिधित्व दिया गया था? तो विधायी परिषद में जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स यानी कि प्रांतों के प्रतिनिधियों को अवसर दिया गया था। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1853 के तहत सिविल सेवा परीक्षा की अनुशंसा किस समिति ने की थी? मैकाले समिति, हंटर समिति, सैडलर समिति या साइमन समिति? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैकाले कमेटी ने सिविल सेवा परीक्षा की अनुशंसा की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा पहली बार किस तत्व को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था? तो विधायी कार्यों का पृथक्करण, पृथक निर्वाचन, संघीय शासन, द्वैध शासन। तो दोस्तों इसमें जो है वो विधायी कार्यों का पृथक्करण किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, चार्टर एक्ट 1853 के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 को क्यों पारित किया गया? तो दोस्तों इसको पारित करने के पीछे मुख्य वजह थी 1857 का विद्रोह। इस वजह से 1858 के एक्ट को लेकर आया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो ब्रिटिश रूल के तहत जितने भी अधिनियम आए थे उससे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। अगर आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो इस हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड पॉलिटी रिवीजन पार्ट 1 नाम से वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।